अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का स्टार्ट लेंगे हम तौहीन अदालत केस से, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल की जो फौरी माफ़ी की इस्तदा है उसको अदालत की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया, और साथ ही साथ फैसल वाडा साहब जो हैं उनको 1 हफ्ते की गैर मशरूत माफ़ी मांगने की मोहलत दी गई है। और इस तमाम सूरत हाल पर फैसल वाडा का जो रिस्पॉन्स है, जो उन्होंने बात की, वो क्या थी, सुन के वापस आते हैं और इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। आईनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के साथ ऑनेस्ट जजेस है। देखिए, मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। आप ईमानदार आदमी के आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है, बेंच जो है, वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड। मैं अदलिया का वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की में चलेगा। अबू बकर साहब, आपसे इस टॉपिक का स्टार्ट लेना चाहूँगी। ना सिर्फ अपनी बात पर और इससे पहले जो उनका लहजा था उसके ऊपर वो डटे हुए हैं, बल्कि मज़ीद जो है वो ऐड ऑन करते जा रहे हैं इसमें अपना सख्त लहजा भी, सख्त बातें भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक सेफ साइड भी ले रहे हैं कि मैं तो 140 से 1 नंबर पे जो है वो मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग आ जाएं। तो आपको लगता है कि कोई नरमी की तरफ आ रहे हैं या वैसे स्टैंड लिए हुए हैं, और क्या वजह है इस बात की? देखिए, इस केस को हमने 2-3 दफ़ा पहले भी डिस्कस किया है। मेरा ख्याल है वाडा साहब की जो एक लाउबाली सी तबीयत है ना उसमें मुझे लगता है तकब्बुर जो है उसमें कमी नहीं आ रही। अब देखें, जो उन्होंने पार्लियामेंट में बातें की थी उस दिन सेनेट के अंदर, वो तो ज़ाहिर है उसको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन बात यह है कि आप बार बार इस तरह के जब काम करते हैं और इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ करते हैं तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होते हैं, जो कि शख्सियात कभी भी अहम नहीं होते इंस्टीट्यूशंस के आगे। नंबर 1। नंबर 2, अब भी वो टॉन्ट कर रहे हैं कि ऑनरेबल जिसको समझूंगा फिर उसको ऑनरेबल कहूँगा। तो जजेस तो बहरहाल ऑनरेबल होते हैं, और ये अगर ऑनरेबल हम उन्हें तस्लीम करेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशंस और यहाँ बैठने वाले जजेस और उनके बेंचेस को, तो फिर ही हम अपने मुद्दे और अपने तनाज़े लेकर जाएंगे और उस पर कोई हल भी निकलेगा, और हम उसको ड्यू रिस्पेक्ट देकर तस्लीम करेंगे, या तनकीद भी एक ख़ास पैराए और ख़ास लिमिट में रहकर करेंगे। लेकिन फैसलों की कंप्लाइंस तो होती है, वो आपको मानने पड़ते हैं। दूसरा, ये जो उनकी ख्वाहिश है कि मैं 139वें नंबर से 1 नंबर पे इस अदालत को देखना चाहता हूँ, ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश तो नहीं है, ये तो मेरी और आपकी और तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। लेकिन बात यह है कि इसमें इस तरह के लोगों का अपना रोल क्या है। ये जब इनकी बारी आती है, इनका कंडक्ट देखें, ये तो लाइव टीवी चैनल के शोज में ये तो बूट लेकर पहुंच जाते हैं, वो वहां सामने रख देते हैं। बिल्कुल। हम इनको देख चुके हैं। तो इससे इंस्टीट्यूशंस कैसे अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं? इससे जो सिविल इदारे होते हैं वो अपनी रैंकिंग और अपनी रेटिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल। ये खुद जो है दोहरी शहरियत के नाम पर पिछली पार्टी में अपनी और पिछली हुकूमत में 2-3 साल से पूरे सिस्टम की आंख में इन्होंने धूल झोंका, और उसके बाद उस जमात ने कमाल ढटाई के साथ इस एसेट को वहां से जब नाअहली सामने थी तो इसको फिर उसने सेनेटर बना दिया। तो ये जो रवैये हैं कि आप सिस्टम को जो चीट करते हैं, बीट और डॉच करते हैं, क्या इससे इंस्टीट्यूशंस अपनी रिस्पेक्ट उनकी बढ़ती है? क्या उनकी रेटिंग 139 से 1 पे आती है? मेरा ख्याल है कि इन्हें जरा थोड़ा अपने दामन में भी झांकना चाहिए। ठीक है। और अब ये पार्लियामेंटेरियन है, अब ये मसलसल बनते आ रहे हैं, और अब ये सेनेटर भी हैं, दूसरी दफा हैं। कानून साजी करें। आपको कोई एतराज है किसी के कंडक्ट के ऊपर तो फोरम मौजूद है। बिल्कुल ठीक। आपके पास अगर फाइल में कुछ इल्जामात की शक्ल आपको लगता है मौजूद है तो आप हुकूमत वक्त को भेजें। ठीक हो गया। हुकूमतों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, बगैर किसी पार्टी में शामिल हुए हुकूमत में जो शामिल एलिमेंट हैं वो आपको पार्लियामेंट में, सेनेट में ले आए। बिल्कुल, आप उनके सामने फाइल रखें, तरीकाकार मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, जिस जज जो मिसकंडक्ट का मुर्तकब है उसे सजा हो जाएगी। ठीक हो गया। ये बयानात देना और ये इंटिमिडेट करना, इस तरह से असरअंदाज होना और जवाब में अपने लिए प्राक्सी जैसे जुमले सुनना, मेरा ख्याल है ये जेब नहीं देता उन्हें, वो पार्लियामेंटेरियन है। ठीक है नुखैज़ साहब, रीज़न क्या समझते हैं आप? इतने सख्त अल्फाज, इतना सख्त लहजा और बिल्कुल भी नरमी ना आना, फिर ये कहना कि जी जो ऑनरेबल होगा उसको ही ऑनरेबल कहूँगा, जो नहीं है उसको नहीं कहूँगा।
ہم تو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں آنریبل جج صاحب ہیں, عدالتیں ہیں, اور ہمیشہ ان کی عزت والے الفاظ سنتے آ رہے ہیں, تو ان کے لہجے میں نرمی کیوں نہیں آ رہی اور سختی کی وجہ کیا ہے؟ میرا دو چیزوں کی وجہ سے انسان کسی کی عزت کرتا ہے, یا دل سے یا خوف سے. تو آپ دیکھ لیں پولیس کا جو رویہ ہے ہمارے ہاں, جی جی, اور پولیس کہیں پہ آ جائے اور وہ کسی سے لفٹ مانگ لے جی اور وہ بندہ کہیں اور نکل نہ سکتا تو بڑے احترام سے وہ لفٹ دے دیتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور پولیس کسی کے پاس چلی جائے تو وہ بھی احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ احترام سے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ خوف سے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بعض چیز, اچھا پھر پروٹوکول بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جی لازمی, تو عزت تو دل میں ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو زبان سے کوئی معافی مانگ لے یا زبان سے کوئی کہہ دے تو دل میں وہی بغض بھرا ہوا تو وہ کہے کہ عزت. اس ریاست میں پاکستان کے آئین میں آپ کو پتہ سب سے سپریم لیڈر کون ہے؟ سپریم لیڈر ہوتا ہے صدر پاکستان کا, صدر مملکت. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور آئین کے مطابق ان کے خلاف آپ بات کریں گے تو وہ بھی توہین ہے. ٹھیک ہے, اس کی سزا ہے, بالکل صحیح ہے, قانون میں اس کی سزا ہے کہ آپ صدر کے خلاف بات نہیں کر سکتے. کیا صدر محترم جو بھی جتنے بھی گزرے ہیں کیا ان کے خلاف باتیں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوئی. جب وہ اس کرسی پہ براجمان تھے اس وقت نہیں ہوتی. بالکل. ان کو نہیں کہا جاتا رہا ممنون حسین کو انہوں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, یہ تو یہ نہیں. عارف الوی کے خلاف نہیں باتیں ہوئی. ہاں جی, زرداری صاحب پہلے جب اس سے پہلے صدر تھے اس وقت نہیں ان کے خلاف باتیں ہوئی, ہوتی تھی. آج تک کبھی آپ نے سنا ہو کسی کو توہین صدر کے الزام میں اس کو کوئی نوٹس جاری ہوا ہو یا اس کو بلایا ہو؟ نہیں. اچھا, چونکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہی نہیں ہوا تو ہمیں لگتا ہے کہ صدر کے عہدے کی تو توہین ہو سکتی ہے. مطلب ہے پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اقدامات پہ تو تنقید آئین کا حق نہیں نہیں, تنقید آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ممنون حسین پہ یا زرداری صاحب پہ یا عارف الوی صاحب پہ جو تنقید ہوتی رہی وہ فیصلوں پہ تو نہیں ہوتی رہی, وہ تو ان پہ ہوتی رہی. ان کی پرسنالٹی پہ, ان پرسنل اٹیک ہوتے رہے. میں نے آپ کو سنے نا کہ ممنون حسین کو کہا جاتا تھا کہ چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں, یہ بولتے کیوں نہیں. کتنے میمز بنتے تھے ان پہ, بنتے تھے نا ایسے. تو کیا اس پہ کاروائی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کے وہ اپنے آپ ہی ساری چیز دم توڑ گئی. تو جب آپ کسی کو زبردستی یہ کہیں گے کہ بھئی آپ عزت کریں فلاں شخص کی, تو کسی خوف کے تحت کسی پروٹوکول کے تحت تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں وہ دل میں عزت نہیں رہتی. یہ جو معاملہ ہے ان کا فیصل واؤڈا والا, جی جی, فیصل واؤڈا بھی کچی زمین پہ نہیں کھڑے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اتنی اور ہاں, اور یہ جو ایک ہفتے کی مجھے بتائیں نا, ایک ہفتے کی مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ کیوں مہلت انہیں کیوں دی. ان کی استدعا کو مسترد کر دیا مصطفیٰ کمال کے, اور ان کو مہلت دے دی کہ آپ غیر مشروط معافی مانگیں. دوسری بات یہ کہ کوئی فیصل واؤڈا کے بارے میں تو میرا خیال ابو بکر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. انہوں نے چونکہ اس پارٹی کا بھی حوالہ دے دیا کہ پی ٹی آئی کے یہ سینیٹر تھے, پی ٹی آئی سے یہ منتخب ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنا اس پہ سٹے پہ وہ رہے. لیکن وہ ساری صورتحال سٹے پہ کس نے رکھا تھا؟ انتظامیہ نے رکھا ہوا تھا؟ نہیں, عدالت نے رکھا ہوا تھا نا سٹے پہ. میں سن لیں, وہ الیکشن کمیشن میں معاملہ تھا ان کی دوہری شریعت, وہ چلا نا, وہ سارا چلا, اس پہ اینڈ تک تو معاملہ سارا چلا گیا نا عدالتوں میں. بالکل صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیصل واؤڈا کمزور پچ پہ, یہ انہوں نے مثال دی نا کہ انہوں نے بوٹ رکھ دیے تھے وہاں پہ, ہاں جی, تو اب میری آدھی سے زیادہ بات آپ خود سمجھ جائیں. فیصل واؤڈا جو ہیں وہ کوئی ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی زیادہ پیچھا کمزور نہیں ہے گا. اس لیے یہاں بھی وہی بات چل رہی ہے جو ہم کہہ رہے تھے نا, دو انسٹیٹیوشنز کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے. جی جی بالکل صحیح. مجھے لگتا ہے کسی ایک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں ان کی دلی ہمدردیاں ہیں. ٹھیک ہے, ہوں, لیکن وہ جو شاید انسٹیٹیوشنز کی بھی ہوں, لیکن پراکسی پہ برا کیوں منا رہے ہیں؟ سنیں نا, سر اوپن ہو گئی بات یہ ہے, نہیں میں اب عدالتوں کا نام نہیں لیتا, چلے کچھ اور کہہ لیتے ہیں. تو دوسرے ادارے پراکسیاں نہیں کر رہے, مجھے بتائیں. شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے قانونی رائے لے لیتے ہیں. شاخاور صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہاں پر ایک چیز ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے غیر مشروط معافی مانگی, لیکن ان کی معافی کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا, جبکہ دوسری جانب فیصل واؤڈا صاحب ہیں, ان کے الفاظ بھی ہم سن رہے ہیں, لگاتار سخت الفاظ, سخت جملے, سخت لہجہ ہے ان کا, لیکن ان کو ایک ہفتے کی مہلت دے دی گئی ہے. سر یہ تھوڑا کلیئر کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ واقعی بڑا دلچسپ مرحلہ ہے یہ, کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی نشاندہی جو ہے وہ جسٹس اطہر مرزا صاحب نے کی تھی, اور انہی کے انیشیٹو کے اوپر ہی جو ہے, کیونکہ جو پرسنلائز کرٹیسزم ہوتا ہے کسی بھی جج کے اوپر
वो जिस जज के ऊपर होता है वो खुद इसकी समाअत नहीं करता। तो इसमें जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है, इसमें जस्टिस नईम अफगान है, जस्टिस इरफान सादत हैं, इन पर मुश्तमिल बेंच है। ये बड़ा एक बैलेंस्ड बेंच है, मैं आपको बताऊं। ठीक है। और ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, उनकी भी एक सिग्निफिकेंस ये है कि वो आज़ादी राय के जो है वो हमेशा से अलमबरदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी इसको डिस्करेज नहीं किया। लेकिन उन्होंने आज की जो समाअत में जो गुफ्तगू हुई और उन्होंने जो कैमरा को भी बुलाया और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो अपॉलॉजी थी उसके ऊपर भी जब उन्होंने कमेंट किया कि आपने 38 मिनट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अगर आप 1 मिनट की अपॉलॉजी कर देंगे तो क्या ये उस चीज को जो है वो डिफ्यूज कर देगा या बैलेंस कर सकेगा या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 38 मिनट की दोबारा अपॉलॉजी की भी करनी चाहिए। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है, जो पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म होता है जजेस का, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी जजमेंट आ जाएगी और इसमें पैरामीटर्स तय हो जाएंगे कि जो आज़ादी इजहार राय है वो जो आर्टिकल अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो बुनियादी हक है, जो फंडामेंटल राइट है आईन में, उसमें ये चीज है कि हर बंदा जो है वो कोई भी अपना इजहार कर सकता है आज़ादी से, लेकिन वो उस पे जो सर्टन जो रिस्ट्रिक्शन है लॉ ने दी है वो भी उसमें मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आज़ादी इजहार राय जो है उसके बारे में जो फंडामेंटल राइट है उसको बड़ा अच्छा इस केस के हवाले से इंटरप्रेट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि लेटर स्टेज के ऊपर जो कंटेम्नर्स हैं उन्होंने अगर माफी मांग भी ली तो उनको शायद माफ भी कर दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अहम और एक अच्छी जजमेंट जो है वो हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये बेंच देगा। शाह खबर साहब ये बताइएगा कि आईनी इदारे तो पाकिस्तान में और भी हैं ना, तो क्या ये कंटेम्प्ट का कानून किसी और आईनी इदारे की तस्दीक पर भी लागू होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो वैसे तो बिल्कुल आज़ादी इजहार राय एक फंडामेंटल राइट जरूर है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ, वो भी एक बात जरूरी है कि आप किसी भी आज़ादी इजहार राय में जो है वो आप कोई मोरालिटी या पाकिस्तान की जो सालमियत है या जो हमारे इदारे हैं, इवन जुडिशरी है और आर्म फोर्सेस हैं, उन पे आप एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। मैं बल्कि आपको एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर देता हूँ कि एक तो तनकीद होती है, इवन तनकीद फौज पे भी हो सकती है, तनकीद जो है जुडिशरी पे भी हो सकती है, और चूंकि उसमें बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और बल्कि जो भी जजमेंट जो होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या हाई कोर्ट्स की, उन पे भी एक जायज हद तक तनकीद जरूर हो सकती है। लेकिन जब वो तनकीद जो है तज़हीक में तब्दील हो जाए तो वो फिर क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो समाअत चल रही है मुस्तफ़ा कमाल साहब पे और वाबदा साहब के ऊपर, इसमें हो सकता है कि वो लेटर स्टेज पे वाबदा साहब भी इसमें जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दें, माजरत कर दें, और वो शायद कबूल भी हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बेंच है, ये एक इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी तशरीह कर देगा आज़ादी इजहार राय का जो बुनियादी हक है उस पर भी, और जो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। अच्छा सर, शाखावर साहब ये बताइए कि फैसल वाडा साहब ने आज कहा कि मैं चाहता हूं कि अदलिया जो है उसकी रैंकिंग 139 से 1 नंबर पे आ जाए, तो जो रास्ता उन्होंने चुना है तनकीद करने का बैठ के प्रेस क्लब में, ये एक मुनासिब रास्ता है इस रैंकिंग को बेहतर करने का, या एज ए लेजिस्लेटर उन्हें अपना फोरम यूज़ करना चाहिए और कोई गिल्टी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत चली जाए? मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। आपने जो ये क्वेश्चन रेज किया है बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए, एक आम शहरी अगर कोई ये बात करता है तो चले उसको तो आप कह सकते हैं कि उसके पास और फोरम नहीं है। एक शख्स जो है वो खुद पार्लियामेंट का मेंबर है और उसके पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो थोड़ी सी जो है वो हदूद और कयूद के बावजूद भी वो अपना एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से अपना रोल प्ले कर सकता है। अगर अदलिया में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है तो उसके बारे में वो कानून साजी हो सकती है, आइन में तरमीम हो सकती है, और उसका एक प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है। मैं बिल्कुल इस बात से मुतफिक हूँ कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो
पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और जो किसी भी इदारे में, चाहे वो अदलिया का इदारा है, चाहे वो फौज का इदारा है, ब्यूरोक्रेसी है या और जितने भी इदारे हैं, उनमें अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो उस पर आवाज पार्लियामेंट में उठाएं, लेकिन उस इदारे की तस्दीक न करें। शाह खबर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और आप जैसे संजीदा तबा जो हैं हमारे तजिया निगार कानूनदान, उनसे इसका जवाब लेना बड़ा ज़रूरी है। सर ये बताइएगा, आपको कोई आप स्मेल कर रहे हैं कि मुल्क में कोई दो इदारों के टकराव से किसी गैर आइनी सूरत हाल के इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, मैं बतौर एक शहरी के भी और एक हसास शहरी के और एक कानून के तालिब इल्म के भी, क्योंकि मैं तकरीबन मेरे को 33-34 साल हो गए हैं वकालत के प्रोफेशन से मैं वाबस्ता हूँ और तकरीबन 18 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए गए। मैंने को 8-9 चीफ जस्टिस को देखा है, उनके सामने मैं पेश भी हुआ हूँ। मेरे लिए ये एक बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है कि इस वक्त दो जो अहम इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान या उसमें भी आप अगर आप कह दें तो जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं और अदलिया के दरमियान जो एक टेंशन और एक उनमें कन्फ्रंटेशन की जो फिजा है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक है और ये किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो या मुतासरीन है उसमें पाकिस्तान के अवाम है। उसकी वजह ये है कि हम ये दोनों इदारे जो हैं इनको आइन में कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, एक स्पेशल इस्तिस्ना हासिल है कि इवन पार्लियामेंट के फोरम पे भी आप इनके कंडक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर सकते इन दोनों इदारों के। ठीक हो गया। जब ऐसी फिजा कायम हो जाएगी कि जब ये समझा जाएगा कि दोनों इदारे आपस में जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, तो ये एक अफसोसनाक बात है, इसको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अबू बकर साहब, नोखे साहब, आप इसके ऊपर कुछ शॉर्ट कमेंट करना चाहेंगे? आगे चलें। नहीं, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, ये सही बात है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर कोई मुअज़्ज़ज़ जज किसी कंप्लेनेंट पे कोई जुमला कसें, हाँ जी, तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। मतलब मैं मिसाल के तौर पे मैं अदालत में मैं मिसाल एक दे रहा हूँ, मैं जाता हूँ बतौर साइल जाता हूँ, मेरी किसी बात पे उस पे अदालत मुझे एक ऐसा जुमला कहती है, मुझे लगता है ये मेरी तौहीन हो गई है। अच्छा, उसके लिए अगर आप मुझे वो फोरम बताएंगे कि आप ऐसा करें और ऐसा करें, तो मैं तो रह गया। यानी ना मैं उस फोरम तक जा सकता हूँ, ना मेरे पास इतने पैसे होना। लेकिन खुद जब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इसका तौहीन अदालत का नोटिस लेना होता है तो वो बड़े आराम से, क्योंकि उनके पास तो ये इख्तियार मौजूद है। एक और बात कि मुझे लगता है कि मेरी राय में, नाकिस राय में, मुझे लगता है तौहीन अदालत का नोटिस वहाँ होना चाहिए जहाँ अदालती अहकामात की पाबंदी ना हो रही हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राय वाय जो भी हो उसको छोड़ें, लेकिन किसी मामले में अदालत ने कोई हुक्म दिया, इंतजामिया या पुलिस या जो भी इदारे हैं, वैसे इससे पहले हम यही देखते हैं, वहाँ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उस जगह पे आपको तौहीन अदालत का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर केस में ना कोई पीछे बैकग्राउंड में फैसला नहीं था, एक कार्रवाई है, एक खत्तों का मामला है, उसके ऊपर फिर ये मामला आया है। तो मेरा ख्याल अब ये है कि अदालतें, मैंने नोटिस किया है, जब इस तरह के केसेस होते हैं तौहीन अदालत के और जिनकी हाइप भी बन जाए, अमूमन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं, मौका देती हैं कि आप आके माजरत कर लीजिए खुले फोरम में, या आप लिख के दे दें ताकि इसको निपटा दिया जाए। ठीक हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब को भी एक आध कदम पीछे हटना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक, शायद ये मामला निमट सके। अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं फॉर्म 45 के हवाले से। इस्लामाबाद की अगर हम तीनों सीटों की बात करें तो उस हवाले से हमने देखा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हुक्म भी दिया, उसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 45 जो है वो देने से अभी तक देख रहे हैं हम कि इनकारी हैं उन तीनों सीटों के ऊपर। जाहिर है वो सीटें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। और क्या इससे फिर अबू बकर साहब ये समझा जाए कि इस्लामाबाद की अब तीनों सीटें जो हैं वो ख़तरे में हैं और ये जो है इनकी तरफ से रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया जा रहा है और इसके ऊपर सीरियसनेस हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है? जी बिल्कुल ख़तरे में है और ये सूरत हाल ज़ुबान हाल से बता रही है। और वो इल्ज़ामात जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगते रहे, तो इस तरह की पोजीशन से तो वो अपेरेंटली फिर ठीक लगते हैं, चूँकि कानूनी जो तरीक़ाकार है वो तो यही है कि इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं आपके कानून में तरमीम होने के बाद जो कि हुई थी, उसके बाद तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आप बनाएंगे या उसके लिए जो जज साहब का नाम देंगे उसी में आपको पेश होना पड़ेगा। और उसके नतीजे में फिर जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं
वो अपॉइंट हुए, वो इसको सुन रहे हैं, उन्होंने 2-3 दफा इसकी कार्रवाई भी चला ली है, जी। जबकि दीगर तमाम उम्मीदवार जो बज़ाहिर हार गए हैं उन्होंने फॉर्म 45 वहां पेश भी कर दिए हैं और वो मैच भी कर गए, मैच भी हो गए। अब जो जीते हुए उम्मीदवार हैं ना तो वो फॉर्म 45 अपने लेके आ रहे हैं और ना इलेक्शन कमीशन जो उस हलके का रिकॉर्ड है फॉर्म 45 को लेकर वो भी नहीं दे रहा। बिल्कुल सही है। जबकि वो मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों को भी जुर्माने कर चुके हैं कंप्लाइंस ना करने के ऊपर, और आरओ को भी कर चुके हैं, और उन्होंने भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि 15,000 20,000 जुर्माना करो वरना जेल भी भेज सकता हूं। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा इसको डॉट कनेक्ट करें कि हुकूमत ने एक जल्दबाजी में एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इंतखाबी उज़ुरदारियों के जो मामले हैं वो रिटायर्ड जजेस को भी कॉल करके जी उनसे जी लगवा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जब मामला इन्होंने देखा है तो फिर पीएमएलएन के ये जो तीनों उम्मीदवार हैं ये इलेक्शन कमीशन चले गए अदम एतमाद करने के लिए इसी जुडिशल ट्रिब्यूनल के ऊपर ना जो बना हुआ है तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जी जी क़यादत में। बिल्कुल बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें एंटरटेन कर लिया, अब वो रिकॉर्ड वहां से मंगवाने की कोशिश की जा रही है। जी। तो ये तो सीधा सा कोर्स ऑफ एक्शन है कि आपको ट्रिब्यूनल का जो फैसला आएगा उसकी कार्रवाई में रुकावट नहीं बनना चाहिए और उसका जो भी फैसला आए उसका फिर अगला फोरम मौजूद है, आप फिर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। बिल्कुल सही। फिर ये आपका सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस मामले के ऊपर फ्रीक बन जाना और इनको एंटरटेन करना और अभी तक रिकॉर्ड ना जमा कराना ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। ठीक है बिल्कुल सही। 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन का दामन जो है वो बहुत दागदार है इल्जामात से। चले अब उन्हें अपना कोर्स ऑफ एक्शन ठीक करना चाहिए। उनके पास मौका है। वरना जो तहरीक इंसाफ उसके मुताल्लिक कहती है फिर वो ठीक है। नुकैस साहब पीटीआई हम देख रहे हैं कि दिन रात 45-47 का जो तजाद है उसी को मुद्दा बना के उसी को तरजीह बना के जो है वो बातें करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है इनके पास, 45 दिखाएं फॉर्म 45 और जान छुड़ाएं अपनी। हाँ बड़ा आसान आपने हाल बता दिया ना, जैसे कहते हैं नवाज शरीफ पैसे वापस कर दें, बस लूटी हुई दौलत वापस कर दें। नहीं चले उसमें तो वो ये कहेंगे ना कि हमने लूटी नहीं। अबू बकर साहब फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है। मैं उन जुमलों को बोलने के हवाले से बात करूं, पूरी बात सुन लें। जी जी कमाल है। यकदम ही अबू बकर साहब चढ़ दौड़े। यकदम की बात नहीं है, सुन लेना बात। पहली बात तो ये कि जहां भी बेज़ाब्ती हुई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई सीटें जीता है तो उसको मिलनी चाहिए, जो हारा है तो उसको नहीं मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और एक बात याद रखें सुमेरा, ये जो मामलात होते हैं ना कोर्ट के मामलात या इलेक्शन कमीशन के या उज़रदारियां, जी जी, इसमें ये नहीं होता कि एक पार्टी जो है ना वो हक पे है, दूसरी जो है वो बिल्कुल ही झूठ है। दोनों पार्टियां जहां मुनासिब हो सकता है, जहां कोई कानून में उनको सुकम मिलता है वो उससे भरपूर फायदा उठाती हैं। ठीक है, भरपूर उठाते हैं। पीटीआई यहाँ क्या फायदा सुने ना, कानून में तो कोई सुकम नहीं है। सुने ये जो ट्रिब्यूनल का है, अब आप मुझे बात करने देंगे तो आपके सवाल की नौबत ही नहीं आएगी, यकीन करें। कानून में आप जज पे अदम एतमाद कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, और इससे आपको थोड़ी सहूलत मिल जाती है। उन्होंने कर दिया, यही उधर वो खबर मनिका वाले केस में हुआ। जी जी बिल्कुल, यही पीटीआई करती रही है। लेकिन अदालती प्रैक्टिस इसका मतलब है फिर सुने ना, इंटरवेंशन की गलती पर है। मैंने आपको स्टेज पे ये सुने ये डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, ये हर पार्टी इस्तेमाल करती रही है। वही करते हैं जो गलत नहीं, ऐसा नहीं होता। इस केस में बात होते हैं वो करते हैं। तो हजरत अच्छा मैं एक बात कर रहा हूं जिसका 2 लाइनों का जवाब आ रहा है। कम से कम एक कंटिन्यूटी तो बात को सुन ले। अबू बकर साहब खुदा के वास्ते मुझे ब्रेक की तरफ जाना, आपके जुमले जरा बचा के रखें, आगे चलने दें। मैं ये कह रहा हूं बाज़ औक़ात किसी के पास अपने हक में सबूत के लिए मुनासिब प्रूफ्स नहीं होते तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात वाकई उसको लग रहा होता है कि जो ऑनरेबल जज हैं वो कोई एक साइड ले रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होता है। अच्छा। तब भी वो ठीक है। वो अगर कहें कि भाई हमें इन जज साहब पे एतमाद नहीं है तब भी वो ठीक है। ऐसा हो जाता है ना। सिंपल सी बात है, फॉर्म 45 सुने ना ये मैंने आपको कहा वो ये कह रहे हैं ना जी, ये तो इलेक्शन खान साहब पे ठीक कह रहे हैं, तो इलेक्शन तो वो अपना 13 वाला भी कह रहे थे कि वो आरोज का इलेक्शन है। का मामला नहीं है। सुने बाद में जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, ये उसका
आपकी हिमायत कर रहा हूँ जी, कि ठीक है। इनको पहली बात तो ये कि ये जो इंतखाबी उज़रदारियां हैं ना, ये इलेक्शन और ये कहना कि जी रिटायर्ड जजेस को गवर्नमेंट क्यों ऑर्डिनेंस और नहीं, पहले ये सुन ले, मेरी वाली बात सुन ले आप का, और ये मैं यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है। अभी इतना बोल के कह रहे हैं और, बल्कि मुझे शक था आप 3 दफा और कह देंगे। ठीक है, आप ब्रेक ले लें, उसके बाद आते हैं। करना बड़ा जरूरी ब्रेक है लेते हैं इलेक्शन नाज़रीन। कमीशन की पोजीशन। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आए डिस्कस करेंगे और अबू बकर साहब के और से स्टार्ट करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह भी रही है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन अपने मन मर्जी के लोगों से हों जिनसे वो चाहते हैं। बार बार हुकूमत की तरफ से ऑफर्स भी आई जिनको ठुकराया गया और सरीहन ठुकराया गया। अब जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो ये कहते हैं कि जी घर के मालिक से बात होगी माली, या बाहर खड़े ठेले वाले से बात नहीं होगी। नोखे साहब, मालिक किसको कह रहे हैं अलवी साहब? जिसको भी कह रहे हैं, चले समझ तो आ गई ना हमें। सवाल यह है कि उस घर के मालिक से बात करेंगे जिसके घर को इन्होंने जलाने की कोशिश की। ये सवाल बनता है ना इनसे कि जिस के घर को आपने आग लगाई, अब उसके मालिक से आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं उस मालिक से कि फिर क्या हुआ, ये तो रद्द अमल था। तो पहली बात तो ये सुमेरा कि तो हो सकता माफी मांगना चाह रहे हैं उनसे मुज़ाकरात के दौरान ही। चलें, वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर ये तो कहें, ये तो जुमला कहें ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी जान छूट जाए, ये अलल ऐलान माफी मांग लें, फिर तो उनसे इतराज नहीं होगा ना फिर तो सर, इतराज अगर वो कहते हैं हमने माफी मांगनी है। फिर तो ये है कि वो माफी देते हैं या नहीं। ये भी यहाँ है ना कि तो वो अदालत वाला मामला है ना। मुस्तफा कमाल ने माफी मांग ली, अदालत ने कहा नहीं हम कबूल नहीं करते। नहीं, आपको तो वो तो पता है वहाँ है ना कि माफी मांगने का मतलब नहीं है कि अगला माफी दे भी दे। नहीं, अदालत तो वो तो अदालत नहीं है ना, तो फिर आप माफी क्यों मांगने जा रहे स्क्रीन हैं? पे बैठ के कह रहे हैं हमने अपने बाप से कभी जब आप अच्छा सुने सुमेरा, सॉरी जो है, माफी सॉरी, हाँ जी। ये 3 मरहलों में मुकम्मल होती है। हम तो नॉर्मली जुमला बोल देते हैं ना किसी भी बात पे सॉरी, और अमूमन हमारे यहाँ मुआशरे में यह है कि सॉरी बोलने के बाद हम अपनी सफाई पेश करते हैं, यानी उस बात की हम जस्टिफाई करते हैं कि हमने जो किया सही किया, और ये सॉरी करने के बाद अमूमन होता है। सॉरी का पहला उसका कायदा ये है, 3 कायदे हैं उसके। नंबर 1 कि मैं जो कुछ मैंने किया मैं उस पर माफी मांगता हूँ। नंबर 2 जो कुछ मैंने किया ये आइंदा नहीं होगा। और नंबर 3 जो कुछ मैंने किया मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये 3 मरहले हैं उसके सॉरी के। बिल्कुल अच्छा, इन 3 मरहलों पे माफी मांग लें। दूसरी बात ये कि घर के मालिक से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो घर के मालिक से कोई और मुज़ाकरात करे तो उस पर आपको क्या एतराज है? वो उस पे आप फिर पॉलिसियों के ताने देते हैं, बूट पॉलिसियों के। वो यानी ये सिर्फ आपका हक है, इस मुल्क में सिर्फ आपका हक है कि आप जिनको घर का मालिक कह रहे हैं उनके साथ आप मुज़ाकरात करें। बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, घर को जो सेफ रखता है ना वो घर का मालिक ही होता है। एग्जैक्टली इस मुल्क में आप कहें, और ये इस किस्म के जुमले कहने चौकीदार और माली से बात नहीं होगी, लेकिन उनसे पूछें पहले कि वो आपको क्या कह रहे हैं। सब ये जो मुलाकात घर के मालिक ये पॉलिटिकली है ना, तो वो फिर घर का मालिक ये कहेगा ना कि मैं भी भिखारियों से बात नहीं करता, फिर उनका भी जुमला ठीक हो गया। ऐसे जुमले क्या आप यानी आप जुमलेबाज हैं, इस किस्म के जुमले आप कह रहे हैं। आपने देखा होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज बड़े सख्त अली अमीन गंडापुर साहब तो मैं ये समझता हूँ ये तो देना ना, वो कहता ना जी में पढ़े हैं वहीं आगे पढ़ावांगे, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने तालीम हासिल की है उन्होंने आगे वैसे सुन ले उन्होंने आज क्या कहा है, सुन ले, कहीं कहीं बीप लगा दीजिएगा, सारा ना चला दीजिएगा। जी चलाइए, सुनाइए वकील साहब। चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए, मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है, अभी तुझे घर से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है। इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के पिया उसमें। 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे, तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है, तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो कि बिलावल तुम जो ऑक्सफोर्ड है तुमने लिख लिया था एडमिशन, वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। नोखे साहब आपके कहने पे उन्होंने बीप चला दी है, यानी कि ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि जो चलाने के काबिल भी नहीं थे। तो कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। आप तसव्वुर कर सकती हैं कि एक सूबे का वजीर आला इस तरह होगा, यानी ज़ाहिरी हुलिया चले गेटअप हम छोड़ देते हैं, हाँ जी, लेकिन इस तरह के अल्फाज और ये बेहूदगी जो है ये कम अज़ कम, चले मैं ये कहता हूँ कि केपी में जो हमारे भाई रहते हैं
जो पठान हैं तो बड़े इज्जतदार कौम हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये कोई घरों में बैठ के सुन सकता है ये वाले जुमले? यानी बीप भी लगा दी तो उसका समझ तो आ गई ना, यहाँ कुछ ऐसा है जो नहीं शर्जील समझ। मेमन साहब ने भी ये कहा बात है कि ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। शर्जील मेमन साहब ने बिल्कुल सही कहा हाँ जी, है। उन्होंने कहा, गुंडे ना बने। दहशतगर्दी का मतलब क्या होता है कि आप दहशत फैला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस किस्म का, वही बात आ गई, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, परसों मैं ये बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं लाहौर बंद कर दूंगा। वही बात आ गई ना, जिस तरह से तालीम हासिल की है उसी तरह से आगे तालीम दे रहे हैं। अब बात ये है, लेकिन इसके बावजूद आपको मैं कमाल की बात बताऊं, जी, जी। मुझे गंडापुर साहब पर बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा, हाँ। क्यों? ये जुमले हैं सिर्फ, बीप के बावजूद। यहाँ तक की तो इजाजत है, अच्छा, जुमलेबाजी और इस चीज की लेकिन इजाजत है। आज कहीं उधर से ये पैगाम तो नहीं आया होगा कि इतने भी ऐसे भी जुमले ना बोले जिस पे बीप नहीं लगानी नहीं, पड़े? ये बाज़ औक़ात ये जुमले ना अक्सर इंसान शहद जब खा लेता है तो उसके बाद बाज़ औक़ात नहीं होता, उसके कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने ये जुमले बोले, ठीक है, और ये जुमले इस तरह के, इस किस्म के जुमलों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। ये निकाल दे गालियां, टीवी उस पे बीप लगा देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उनको भी पता है, गंडापुर साहब को भी पता है कि मैं जितनी मर्जी गालियां निकालूं, जब चलेगा तो उस पे बीप आएगी या लिखा आएगा कि उन्होंने नाजेबा। अल्फाज का या लेकिन ये जो कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा, मैंने कहा ना, गरजेंगे बरसेंगे नहीं, अच्छे ठीक बच्चे हो हैं नहीं बरसेंगे। ठीक है। ये अगर वो ना कहें तो पार्टी जो है वो तो पार्टी कहेगी आप क्या हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे। और इस पे सुमेरा एक हैरत अंगेज आपको बात बताऊं, अबू बकर साहब शायद आपके इल्म में भी ना हो, आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, फिर सोचिएगा जरा क्या वजह है। परवेज इलाही साहब रिहा हो गए हैं, पीटीआई के सदर हैं, हाँ जी, वो कहाँ हैं? बट ही इज नॉट एक्टिव एट ऑल। ना खान साहब से मिलने गए हैं वो जेल में, ना उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान चले दिया है। अब दो तीन पीटीआई के पॉइंट आ सदर हैं, ये ज़हन में गए। अबू बकर रखिएगा। साहब 2-3 पॉइंट आ गए, उनको भी कहीं से निकालें। पहला तो आरिफ अलवी साहब का, वो तो मेरा ख्याल आप भी डिनाइल पोजीशन में ही जाएंगे कि जो उन्होंने कहा, लेकिन अल्फाज का चुनाव वही बात, वो भी गलत। गंडापुर साहब के अल्फाज का चुनाव वो भी गलत, परवेज इलाही वाला भी। क्या कहना चाहेंगे इन देखिए, तीनों? पहले तो गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये दो रिश्तेदारों में, या जो दो रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं ना, उनकी तो गुफ्तगू ऐसे होती है। ये वैसे हैं भी मेरा ख्याल है एक ही शहर से, जी जी, लेकिन ये जो दो आईनी ओहदेदार होते हैं उनमें ये लबो लहजा किसी सूरत इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इन्हें अपने गले के ऊपर जोर देने की बजाय इन्हें अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए। बिल्कुल, चूंकि इनसे पहले जो यहाँ वजीर आलत इन्हें है अपनी महमूद गली खान पे जोर साहब, देना चाहिए। उनके ऊपर बड़ी तनकीद थी। इन्हें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जी। चूंकि इन पर बड़े इल्जामात भी आते हैं और अक्सर नौखेज साहब भी कहते रहते हैं कि ये विकेट के पता नहीं कई तरफ खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इन्हें अपनी परफॉर्मेंस पर चारों तवज्जो देनी तरफ है। खेल मेरा ख्याल है वो बेहतरीन जवाब देगी। सही। इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें इनका मवाजना किया जा रहा है पंजाब के साथ। पंजाब वसाइल में भी बेहतर है, ठीक कह रहे हैं आप। ब्यूरोक्रेसी में भी बेहतर तवज्जो है, देनी चाहिए। और बाकी पब्लिक की ओवरऑल जो एक जवाबदेही का यहाँ पे एक कल्चर है और परफॉर्मेंस का कल्चर चले है, बाकी वो उसमें बाकी दोनों पर्सनालिटीज पे भी दूसरा, जवाब दे हाँ, दीजिए। दूसरा मैं आरिफ अलवी साहब की जो बात है, देखिए ये जुमले तो बज़ाहिर लगता है जैसे दुरुस्त हूँ, लेकिन इनको सोचना है कि हमेशा इस तरह पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आप आवाम से पावर फैच करते हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, साइजेबल हैं, वहां इस्लाहात करें, अच्छी अपोजिशन करें। हुकूमत अगर टेक ऑफ नहीं करती सपोज, तो आपकी हमेशा जगह रहेगी। तो अपनी बारी का इंतजार करें, अच्छे अंदाज में अपना कंडक्ट करें। ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, और ये दुरुस्त बात है कि जब दीगर जमातें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलती हैं तो फिर आप कहते हैं कि दे आर स्टूजेस, एग्जैक्टली, दे आर चेरी ब्लॉसम। तो ये मुनासिब नहीं है कि इस पोजीशन के ऊपर अपने आप को भी ना जाकर ठीक ट्रांसलेट है। करें। परवेज इलाही साहब, ये बुरी बात है। परवेज इलाही की जो बात है ये दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जाहिर है, मेरा तो ख्याल है सारी बातें नुखैज साहब नहीं, की सुन दुरुस्त लें, है। असल में अब उनकी उम्र हो गई 77 साल। मेरा ख्याल है। नुखैज साहब की मेरी के परवेज लाएगी। परवेज इलाही अच्छा यार, शुक्र है मैंने। आपका भी तो वैसे तो मुझे किसी वक्त आपकी बातों से पड़ता है, हाँ। लेकिन परवेज इलाही साहब की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है उन्होंने साल डेढ़ बड़ी अजियत में काटा है, तो शायद मुझे लगता है थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। शायद वो जाकर खान साहब को दोबारा लाइन में लगने और अडियाला के बाहर, नहीं तो बाकी लोग भी हैं, वो क्या वो सुन लेना, सारे यंग सुन हैं, ले, इनको सुन लेना, यंगस्टर अर्ज पार्टी तो कहा सुन जाता है। बैरिस्टर अली जफर को देख अर्ज- ले, अर्ज तो रऊफ सुन हसन लेना। साहब को देख ले, वो अर्ज लोग तो यंग सुन हैं। लेना। नुखैज साहब वो यंग है, तो बताइएगा। अभी रऊफ पीटीआई हसन की साहब, तरफ से हाँ जी, यंग ऐसी है। कोई बात मैं तो आई यही नहीं कहूंगा है। भाई। तो बहरहाल वो इस पार्टी के सदर हैं। ठीक अगर है। उन्होंने स्पेस भी मौजूद है,
ٹھیک ہے۔ انہیں ظاہر ہے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے، لیکن نظر کہیں نہیں آ رہے ہیں ہمیں وگرنہ تو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے اور بالکل ڈسکس بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل یہ ٹھیک ان ہے، کی حکمت عملی کا سوال ہے، انہیں بہتر کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا باقی ایکٹیو رول پلے کرنا اوورآل چاہیے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیسر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اتحادی جماعتوں کو ہم اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اگلے 20 روز میں اور بھی جو جماعتیں وہ ہمارے ساتھ آ ملیں گی، اور پھر عید کے بعد جو ہے وہ اعلان کریں گے اور کچھ فردر جو ہے وہ سٹیپس لیں گے اپوزیشن کا جو اتحاد ہے۔ جی اسی عید کے بعد، بالکل صحیح ہے۔ اگلا 2024 میں جو عید آ رہی ہے، ایگزیکٹلی اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، کل ابھی ریزلٹس آ رہے تھے۔ اب بھارت میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے مکمل طور پر نتائج جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ جو دعوے جو کیے جا رہے تھے مودی صاحب کی طرف سے، وہ دعوے تو پورے نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی مودی صاحب ہی اس بار وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اوورآل کیا ریزلٹ رہا، اس کے اوپر ہم نے ایک پیکج بنایا، وہ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جنتا کی مخالفت کا سامنا، لوک سبھا انتخابات میں ہی بی جے پی سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کر سکی۔ تیسری بار ہندوستان پر مسلط ہونے کے لیے مسلم مخالف بیانیے کی حمایت نہ کرنے والے اتحادیوں نتیش کمار اور چندرا بابو کے رحم و کرم پر آ گئی۔ نریندر مودی کی جماعت بی جے پی انتخابات میں صرف 240 نشستیں جیت سکی۔ یہ نشستیں مودی کی آزاد حکومت بنانے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس صورتحال میں مودی اب صرف مخلوط حکومت ہی قائم کر سکتا ہے اور اس کے لیے اتحادیوں کا ساتھ درکار ہے۔ بھارتی سیاست میں پلٹو کمار کے نام سے مشہور نتیش کمار 9 مرتبہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال چکے ہیں۔ انہوں نے 2022 میں بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر لالو پرساد یادو کی جماعت راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس کا ساتھ دے کر بہار میں مخلوط حکومت قائم کی تھی، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے بی جے پی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دی تھی۔ دوسری جانب چندرا بابو بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹیاں بدلنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں اس وقت حکومتی جوڑ توڑ کے لیے بڑی ہلچل ہو رہی ہے۔ مودی کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے اتحادیوں کی حکومت کے لیے میٹنگز منعقد کی جا رہی ہیں۔ اتحادیوں کی جانب سے مودی کے سامنے اس حوالے سے بڑے مطالبات رکھے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کانگریس کی قیادت میں بنا اتحاد انڈیا بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ ابوبکر صاحب 240 نشستیں ہی جیت سکے ہیں، مودی صاحب 272 تک بھی نہیں پہنچے، وہ جو 400 کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ایک بات تو کل ہم نے ڈسکس کی کہ عوام کا رویہ ہمیں نظر آیا بدلتا ہوا، عوام کی جو رائے ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ایلیمنٹس رہے، کیا ریزنز رہیں، اور اپوزیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اپوزیشن لیڈر ممکنہ طور پر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس الیکشن میں جو ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے، وہ جو انڈین سماج ہے اس کو ایک خاص طرح کا جو ٹیکہ لگایا نا مودی صاحب نے ہندوتوا کا، تو ان کا خیال تھا کہ پہلے میں نے وکاس کی بات کی 2014 میں اس الیکشن میں، اور آپ کی بار یہ ہندوتوا کے سپر سٹار تھے وہ، تو ان کا خیال تھا کہ عوام کی توجہ اس مذہبی نعرے کے پیچھے لگا کر جو بدعنوانی ہے، کرپشن ہے اور دیگر مسائل ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہ آرام سے جو ہے نا عوام کو الو بناتے رہیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، اس الیکشن میں جو 21% ووٹر ہے نچلی ذاتوں کا، دلتس ہیں، شودرز ہیں، دیگر اقلیتیں ہیں، اس نے بڑا ڈیسائیسو رول پلے کیا ہے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو انڈین الیکشن ہوا ہے، جو نتائج ہیں، یہ در حقیقت عقیدے اور عقل میں مقابلہ تھا۔ چونکہ آپ دیکھیں، آپ اتر پردیش میں دیکھ لیں، اس کا جو الیکشن ہوتا ہے وہی بھارتی جو لوک سبھا ہے اس کا ایک ٹون سیٹ کرتا ہے۔ اس میں جو کانگریس نے جو پوزیشن لی ہے، اور وہاں پہ جو آدتیہ ناتھ یوگی تھے، وزیر اعلیٰ تھے، ہندو بھکت ہیں ایک طرح سے، وہ کہتے تھے یہ الیکشن جو ہے وہ رام بھکتوں میں اور رام ویرودھیوں میں مقابلہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب بی جے پی سے ہندوستان میں رام بھی ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فیض آباد جو ہے، جہاں پر رام مندر تھا اور اس کا یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، وہاں پر ان کے جو امیدوار ہیں للو، وہ ہار گئے ہیں۔ عوام نے ایودھیا میں انڈیا میں فیض آباد، ایودھیا کا نام فیض آباد ہی ہے، اس ساری سیٹ کا ملا کے نا ایودھیا میں، تو وہاں سے یہ نہیں جیت سکے۔ وارانسی جہاں سے نریندر مودی خود کھڑے ہوئے تھے، ایک لمحے میں ایگزٹ پول میں لگا شاید وہ ہار جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کو یاد آ گئی کہ جب رائے بریلی میں اندرا گاندھی تھی 77 میں، وہ بھی ایک دفعہ ہار گئی تھی، تو یہ وہ والی ایکویشن بن رہی تھی، بڑی مشکل سے جا کر وہ وارانسی سے جیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری کیفیت ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب انڈین ووٹر جو ہے، دیکھیں نریندر مودی جیت گئے ہیں بظاہر، اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، یہ کہہ سکتے لیکن ہیں اب ہم نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو ملیں گے تو بات بنے گی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں ابوبکر صاحب کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیسائیسو ہوگا، زیادہ چیلنج ہوگا، پرفارمنس کا اس کے اوپر دباؤ زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نوخیر صاحب، کل ایک کمپیریزن نوخیر صاحب ابوبکر صاحب نے شروع میں ہی ڈیولپ کر دیا تھا، میں اسی کی طرف آنا چاہوں گی۔ مودی صاحب کی پوزیشن بھی اس الیکشن میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ 8 فروری والی وہی پوزیشن بن گئی ہے جو نواز شریف صاحب کی تھی؟ سمیرا، میں نے چونکہ انڈیا کا الیکشن ڈسکس کرنا ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ چیزوں کو
को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखा करें। बज़ाहिर जो नजर आ रही है ना, ये ऐसा नहीं लग रहा कि वो ऐसा हो गया हो, नहीं लग रहा। चलो आपको जवाब मिल गया, तसल्ली हो गई। अब मेरा जवाब सुनिए। ये एक चीज ज़हन में रखिएगा, कारकर्दगी की आप बात कर रही हैं ना, तो कारकर्दगी तो नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत अच्छी इंडिया ने दिखाई। यानी मुख्तलिफ मैदान में बिल्कुल बिल्कुल उनके जो लोग थे वो गूगल में लगे, वो इंग्लैंड में लगे, मुआशी तौर पे कारकर्दगी तो बेहतरीन रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी के दौर में। लेकिन मोदी की जो दरिंदगी है उसने लोगों को बहुत मायूस किया, और उस दरिंदगी में मैं तो कहता होता हूँ इतनी दरिंदगी है इसमें, इसका नाम होना चाहिए दरिंदर मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी की बजाय। अच्छा, वो जो दरिंदगी है जो अकलियतों के खिलाफ उन्होंने हिंदुत्वा की शक्ल में और आरएसएस की शक्ल में जो नाफिज की लोग, और हमने वो मनाजिर देखे हैं, बड़ी पड़ी है यूट्यूब, किस तरह लोगों के घरों को जलाया गया, किस तरह मुसलमानों पे ज़मीन तंग की गई। उसका देखिए, एक खामोश वोटर होता है, अमन पसंद खामोश वोटर, जो इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा होता। उस वोटर ने मोदी की इस चीज़ को पसंद नहीं किया। वजीर आजम तो खैर मोदी ही बनेंगे, ये फिर हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय है। अच्छा, अब जो हुकूमत चलानी है उसका मैंने कल भी अर्ज किया था कि उसका फायदा ये होगा कि अब हुकूमत में इन्हें अकलियतों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इन्हें पता चल गया है कि अकलियतें किसी भी इलेक्शन को जीतने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल सही, आप दुआओं पे इन्हिसार करें, आप मंदिरों पे इन्हिसार करें, आप भगवान की जो करें, राम को पुकारें, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो ये है कि वोटरों की वजह से ही आपने जीतना होता है, और वोटरों में अकलियतों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नुखैर साहब, आपने तो चले उस सवाल का जवाब सिर्फ नाम में दे दिया, अगर आपकी इजाजत हो तो वही वाला सवाल मैं अबू बकर साहब से पूछूं। हाँ, ये हाँ में देंगे जवाब, बल्कि इन्होंने 3 दफा हाँ कर देनी है। सही। अब सब कमेंट करना चाहेंगे, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। आप सवाल दोहरा दें। मैं ये कह, मोदी साहब की पोजीशन जो है वो 8 फरवरी में जो नवाज शरीफ साहब की पोजीशन बनी, उसी तरह की पोजीशन है? नहीं, उस तरह की पोजीशन तो नहीं है। जाहिर है वो तकरीबन 240 सीटें जीत चुके हैं और हुकूमत में भी आ रहे हैं, और तीसरी दफा वो भी हुकूमत में आए, वो भी हुकूमत में आए। वो कैफियत तो नहीं है, वो तो 17 सीटें उनके हिस्से में आई हैं। वो तो आ सकते थे ना, उनकी पार्टी तो आई। नहीं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन पीपल्स पार्टी रास्ते की रुकावट आप कहा करें तो हमारे दावे के मुताबिक फॉर्म 45 हो नहीं सका। फॉर्म 45 तो अभी मामला डिस्कस करके हटे। मामले में क्या सामने आया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने क्या आया? आप तो फैसला सुना रहे हैं। जहांगीरी साहब की अदालत में पेश कर रहे हैं। आप तो 13 में भी कह रहे थे कि हम ही जीते हुए। 13 का मामला है ही नहीं। नहीं, ये कहना कि जी 17 जीते हुए हैं, वो 24 का इलेक्शन 8 फरवरी को जो हुआ है, ये वो डिस्कस हो रहा है। तो अदालतों को कहीं उड़ा के रख, आप ना एक ज़हन बना। अच्छा, सारी शरारत सुमेरा की है। सुमेरा ने ये शरारत की कि अबू बकर साहब से राय लेते हैं। सफाई क्यों दे रहे हैं सर? मैं नहीं दे रहा। आप और जाकर जहांगीर साहब की इलेक्शन कमीशन की सफाई नहीं दे रहा। ये जो आप कह रहे हैं ना जी, हुकूमत 17 सीटें जीती हुई है, ये तो दावा है ना, इसको तो मानेंगे, आपका दावा है। ठीक हो गया, कहाँ हुआ है? फॉर्म 45 का प्रूव हो, यही बहस चाहिए थी मुझे क्लोजिंग में, यही बहस चाहिए थी। ठीक है जी, अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया। अबू बकर साहब आपका भी, गुल नुखैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।